बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। इस लेक्चर में हम ग्राहम्स लॉ की स्टेटमेंट या डेफिनेशन, उसकी वजाहत, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और साथ में उसकी बेटा डिमॉन्स्ट्रेशन या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे। उसके साथ साथ हमने एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, उसको भी इसके साथ करना है। तो चलते हैं बेटा सबसे पहले ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन की डेफिनेशन की जानब। यह लॉ बेटा पेश किया था थॉमस ग्राहम, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट था। उसने क्या कहा? उसने कहा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। और इसी बात को अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो कुछ इस अंदाज से लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन किसी भी गैस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो यही बात बेटा अल्फाज में है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो ये बात बेटा मुख्तसर से अंदाज में मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपके सामने है। इसी को थोड़ा सा फर्दर शॉर्ट करते हैं, हम लिखते हैं इस अंदाज से कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। इसी इक्वेशन में अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह इज इक्वल टू लाएंगे तो साथ में कांस्टेंट आएगा। तो इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी हमारे पास, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। फर्दर रीअरेंज अगर हम इसको करें तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है रेट इनटू डेंसिटी अंडर रूट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसको थोड़ा और शार्ट कर लिया जाता है, हम रेट की बजाय सिर्फ आर लिख देते हैं कि रेट इनटू डेंसिटी अंडर रूट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये भी एक इसकी फॉर्म है, एक इसकी फॉर्म ये वाली थी। फर्ज करें हमारे पास दो गैसें हैं, गैस 1 और दूसरी गैस 2। तो उनके बारे में अगर हमने ये इक्वेशन लिखनी है, अगर हम गैस 1 से रिलेटेड ये इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस इनटू डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस अंडर रूट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो सेम ऐसे बेटा अगर हम सेकंड गैस के लिए लिखना चाहें तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस into density या square root of the density of second gas is equal to constant। इन एक्सप्रेशंस को अगर हम अपनी आसानी के लिए थोड़ा नाम दे लें, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। अब इसमें R1 D1 अंडर रूट वो भी इज इक्वल टू कांस्टेंट, R2 D2 अंडर रूट वो भी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं कि R1 D1 अंडर रूट इज इक्वल टू R2 D2 अंडर रूट। इसमें हम रेट्स को एक जानब ले आए और डेंसिटी के अंडर रूट्स को दूसरी जानब ले जाएं, यानी थोड़ा और रीअरेंज कर ले तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन की फॉर्म बन जाएगी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू D2 अंडर रूट। R2 नीचे आ गया इसके और D1 अंडर रूट इसके नीचे चला जाएगा, तो D1 अंडर रूट। आप सबको बेटा पता है कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के, और ये हमने बात पढ़ी थी जहां हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था D इज इक्वल टू PM ओवर RT। तो वहां हमने पढ़ा था कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मासेस के। तो हम डेंसिटीज की जगह अगर मॉलिक्यूलर मासेस लिख दें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस किस्म की फॉर्म अडॉप्ट कर लेगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस इज इक्वल टू
मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी की जगह सेकंड गैस की उसका मॉलिक्यूलर मास, अंडर रूट ओवर, नीचे हमारे पास फर्स्ट गैस की डेंसिटी का अंडर रूट है तो हम इसकी जगह उसका मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन का। और ये जो एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे हैं इसी एक्सप्रेशन की बेटा हमने डिमॉन्स्ट्रेशन या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अभी पढ़नी है। तो एक्सपेरिमेंटली हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं इस फॉर्म को, तो बेटा उसके लिए दो गैसेस आपकी बुक वालों ने बेटा चूज की है। एक अमोनिया गैस है, NH3 गैस होती है, और NH3 हमें जिस हालत में अवेलेबल होती है ना लेबोरेटरीज के अंदर, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है, या एक्वस अमोनिया भी उसको कह देते हैं, यानी अमोनिया NH3 पानी में डिसॉल्व होती है और उस फॉर्म में ये लेबोरेटरीज में हमारे पास अवेलेबल होती है। अमोनिया का सोल्यूशन होता है जिसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और दूसरी जानब हमारे पास जो गैस है वो है HCl गैस। HCl भी रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, लेकिन लेबोरेटरीज में आम रूटीन में हमारे पास जिस फॉर्म में ये अवेलेबल होती है वो HCl गैस पानी में डिसॉल्व होती है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, या जिसको हम HCl का सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो एक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और दूसरा एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन या अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। तो करना क्या बेटा, 1 मीटर लंबी ग्लास ट्यूब, शीशे की ट्यूब, जिसमें आपको बाहर से वाज़ेह नजर आए, ट्रांसपेरेंट जो हो और आपको बाहर से नजर आए कुछ जो चेंजेस आनी है इसमें, तो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लंबी ग्लास की ट्यूब, शीशे की ट्यूब, वो एक्सपेरिमेंट के लिए लेनी है। और 2 रुई के टुकड़े, कॉटन प्लग लफ्ज इस्तेमाल होगा बेटा इस टॉपिक में, कॉटन प्लग, रुई के टुकड़े, पीस, वो आपने एक जो है वो अमोनिया या एक्वस अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में भिगो के, और दूसरा आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो सॉल्यूशन है HCl का जो सॉल्यूशन है उसमें भिगो के, तो दोनों रुई के टुकड़े बेयक वक्त इस ट्यूब के साइडों पे, ओपन एंड्स पे आपने लगा देने, यहां से क्लोज कर देना इसको। तो एक साइड पे आपने बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करके रुई का टुकड़ा, और दूसरी जानब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रुई का टुकड़ा डिप करके वो यहां पे लगा देना है। तो इस तरह से होगा क्या कि अमोनिया जो है गैस उस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से वो यहां से निकलना शुरू हो जाती है। निकलेगी तो हर साइड पे, लेकिन हमने जरा इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो उसके मूवमेंट है और आगे जाके HCl के साथ उसका रिएक्शन है वो हमें एक्चुअली यहां पे ऑब्जर्व होगा हमारे पास। दूसरी जानब से HCl गैस वो निकलती है और वो आगे को ट्रेवल कर रही होती है इसके अंदर, बाकी बाहर को भी निकलेंगे, हमें उससे कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो अमोनिया एक जानब से निकल के चलना शुरू हो जाती है, दूसरी जानब से HCl ट्रेवल करना शुरू कर देती है। अब ये दोनों गैसेस बेटा एक रिएक्शन जब करती है ना जाके, तो अमोनिया और HCl ये रिएक्शन करके NH4Cl बनाती है, अमोनियम क्लोराइड, और ये व्हाइट फ्यूम से होते हैं, इसके व्हाइट सॉलिड होता है बेसिकली, लेकिन जब गैसेस मिलती है उस वक्त थोड़ा सा धुआं सा टाइप, बादल सा वो कह ले दरमियान में बनता हुआ महसूस होता है। तो ये देखा ये गया है बेटा कि अमोनिया वाली साइड से और HCl वाली साइड से जो डिस्टेंस है ना दोनों के मिलने का और व्हाइट फ्यूम्स के बनने का वो डिफरेंट होता है। यहां पे बन जाते हैं व्हाइट फ्यूम्स, सफेद रंग का धुआं सा, और वो धुआं किस चीज का होता है, NH4Cl का। और ये हमें बताता है कि यहां पे जाके दोनों गैसेस मिल गए, दोनों कलरलेस होती है बेटा। पहले इधर से भी हमें कुछ मूव करता हुआ नजर नहीं आ रहा होता, इधर से भी कुछ मूव करता हुआ नजर नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद होता क्या है कि अमोनिया से जरा ज्यादा फासले पे, HCl से थोड़े फासले पे एक सफेद धुआं सा बन जाता है। तो ये जो सफेद धुआं यहां पे बनता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है कि अमोनिया ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, HCl ने थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका मतलब इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करती है और ये जरा स्लो डिफ्यूज करती है। दोनों को भी एक वक्त लगाया गया था, तो ज्यादा डिस्टेंस का मतलब और कम डिस्टेंस का मतलब बेटा कि इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। तो इनका जो डिस्टेंस है बेटा वो मेजर कर लिया जाता है। तो अमोनिया वाली साइड से जो डिस्टेंस होता है ना टोटल यहां तक का, वो होता है 59.5 सेंटीमीटर, और HCl वाली साइड से जो डिस्टेंस होता है यहां तक का वो होता है बेटा 40.5 सेंटीमीटर। तो ये जितना इनका डिस्टेंस है बेसिकली इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो हम इसी इक्वेशन को जो हमने यहां पे पढ़ी थी, हम जरा इसको इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं और इसको प्रूव करने जा रहे हैं। हम पहली गैस जो है उसको अमोनिया को सपोज कर लेते हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया हमारे पास ये एक्सप्रेशन ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा। और सेकंड गैस हम HCl को सपोज कर लेते हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl, तो मॉलिक्यूलर मास से उसके ऑपोजिट आनी है, पहली गैस का दूसरी साइड पे नीचे और दूसरी गैस का इस साइड पे ऊपर जाके आना है। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3।
तो अंडर रूट दोनों का। लो बेटा ये हम इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो अमोनिया का रेट ऑफ डिवीजन हमारे पास है 59.5 और HCl का रेट ऑफ डिवीजन हमारे पास है 40.5। तो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास HCl का। अब HCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 1 और 35.5, तो 36.5। तो 36.5 इसका अंडर रूट और नीचे हमारे पास NH3, तो NH3 का मॉलिक्यूलर मास होगा 14 और 3 17, तो 17 ग्राम पर मोल, तो 70 इसका अंडर रूट। बेटा दोनों साइड्स को जब हम सॉल्व करते हैं, इधर भी आ जाता है हमारे पास 1.46 और इधर भी आ जाता है हमारे पास 1.46। तो यहां से बेटा ये चीज साबित हुई कि ये साइड जो है इक्वल आ रही है दूसरी साइड के, यानी एक साइड इक्वल आ रही है किसके, दूसरी साइड के। तो इससे प्रूफ हो रहा है हमारे पास कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस और उसका रेशियो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस के साथ वो इक्वल है। मॉलिक्यूलर मास जो सेकंड गैस उसका अंडर रूट और उसका रेशियो किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट गैस उसके अंडर रूट के रेशियो के इक्वल आ रहा है बेटा, उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो रेशियो है। तो इस तरह से बेटा ये ग्राहम्स लॉ हमारे पास हो गया प्रूफ, यानी उसकी ये वाली फॉर्म प्रूव होगी बेटा ग्राहम्स लॉ की। तो बेटा न्यूमेरिकल एग्जांपल या एग्जांपल नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम्स में भी और एंटी टेस्ट दोनों जगहों पे काम आएगा। आपको एग्जाम में मुख्तलिफ गैसेस दे दी जाती हैं और उनको कहा जाता है कि बताएं इनमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिवीजन किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, या आप उनको रेट ऑफ डिवीजन के असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, या कौन सी अरेंजमेंट वाला ऑर्डर आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस बेटा आ जाते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जरा चलते बेटा आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करता हूं, क्वेश्चन फिर जिस पैटर्न पे भी आए आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिए बेटा, मैंने यहां पे मुख्तलिफ गैसेस लिखी हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से अगर आपको ये मैं कहूं कि रेट ऑफ डिवीजन सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, तो ये बात मालूम करने के लिए हमें जरा जाना पड़ेगा पहले इन फॉर्मूलों की जानब। हमने पढ़ा बेटा कि रेट ऑफ डिवीजन डेंसिटी के अंडर रूट के डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये उसी की फिर हमने करते करते एक फॉर्म ये पढ़ी कि पहली गैस का रेट ऑफ डिवीजन पहली गैस के मॉलिक्यूलर मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सेम ऐसे दूसरी गैस भी मॉलिक्यूलर मास के साथ ऐसे ही है, यानी रेट ऑफ डिवीजन और मॉलिक्यूलर मास का इनवर्स रिलेशनशिप है अगर हम सादा सी बात करें। दूसरे लफ्जों में अगर किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिवीजन कम होगा, या मॉलिक्यूलर मास अगर कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेटा ये आपको समझने के इस चीज को सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले चाहिए इन गैसेस के मॉलिक्यूलर मासेस। हाइड्रोजन का बेटा मॉलिक्यूलर मास अगर हम ज्यादा सिंपली लिखें, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 का हो जाएगा 2, तो 2 ग्राम पर मोल। मैं आसानी के लिए ना जस्ट यूनिट भी साथ में नहीं लगा रहा या नहीं लिख रहा, जस्ट आपको वैल्यू से कंसर्न है। ऑक्सीजन का बेटा मॉलिक्यूलर मास है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ऑक्सीजन गैस O2 की फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में होती है, अकेले H की फॉर्म में नहीं। तो सेम ऐसे बेटा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 का हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, 12 और 4 16, 16 ग्राम पर मोल। अमोनिया का, नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन का 3, 14 और 3 17 ग्राम पर मोल। और सल्फर डाइऑक्साइड का, एक सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, 32 और 32 ये हमारे पास 64। लो बेटा, अब अगर आपको ये कहा जाता है इनमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिवीजन किसका होगा, तो आप देखें सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका, क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना कम होगा रेट ऑफ डिवीजन उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे कम बेटा हाइड्रोजन का है मॉलिक्यूलर मास, सबसे कम वैल्यू, तो इसका रेट ऑफ डिवीजन सबसे ज्यादा होगा। सेम ऐसी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का है, तो इसलिए इसका रेट ऑफ डिवीजन जो है वो सबसे कम होगा। चाहे इसी तरह से बेटा हाइड्रोजन के बाद किसका होगा, ये 16 वाले का रेट ऑफ डिवीजन, इसका सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका, उसके बाद अमोनिया का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, और सबसे एंड पे जिसका मॉलिक्यूलर मास 64 है। लो बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपको मैंने दिया है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे एमसीक्यूज बेटा आप लोगों को पॉसिबल है मुख्तलिफ अंदाज से। तो अब चलते बेटा अपने न्यूमेरिकल एग्जांपल की जानब। एग्जांपल नंबर 7 है आपकी कि 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा मैंने जैसे उधर भी आपको मेंशन कि H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती होती है। इफ्यूजेस 4 टाइम, 4 गुना
ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करती है या इफ्यूज करती है एज रैपिडली एज 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन अननोन गैस। अननोन गैस को हम एक्स कह रहे हैं सपोज। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन गैस। हमने अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास जो है वो बताना है कि उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। जरा चलते बेटे इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डाटा है जरा उस डाटा को मैं ऑर्गेनाइज करता हूं। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन फ्यूजेस 4 टाइम्स एज रैपिडली एज 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन अननोन गैस। लो बेटा मैं सबसे पहले लिखने जा रहा हूं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस। ये सपोज कर लेते हैं हम इसको 1 है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इससे 4 टाइम्स ज्यादा है। तो हाइड्रोजन इस अननोन गैस से 4 गुना ज्यादा तेजी से फ्यूज करती है, यानी 1 into 4। तो सिंपली आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। 4 गुना ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन फ्यूज कर रही है अननोन गैस से। अच्छा बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन ये तो हमें मालूम है, जैसे मैंने इधर भी लिखा है बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ये होता है हमारे पास बेटा 2 ग्राम पर मोल। यहां पे लिखने हैं यूनिट साथ में। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस ये हमने फाइंड करना है। तो बेटा इसमें डाटा के बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला बेटा ये वाला हमारे काम आएगा यहां पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन और दोनों के अंडर रूट्स। तो ये फॉर्मूला हमने ग्राहम्स लॉ का अप्लाई कर लिया इसके ऊपर। अब हम इसमें बेटा वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास है 4, अननोन गैस का हमारे पास है 1, मॉलिक्यूलर मास अननोन गैस का हमने फाइंड करना है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन ये हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास है यानी 2 है इसका अंडर रूट। तो बेटा अंडर रूट्स को अगर हमने खत्म करना है तो हम दोनों साइडों पे बेटा स्क्वायर ले लें। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर लेके बेटा 16 ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही होता और इसका जब हम स्क्वायर लेंगे बेटा तो ये अंडर रूट इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस ऐसे इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका भी अंडर रूट खत्म हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा बेटा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू, तो 16 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 16 into 2 तो आंसर आ जाएगा 32। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस विल बी इक्वल टू 32 ग्राम्स पर मोल। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर इसका। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की डेफिनेशन के रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ अ गैस is inversely proportional to square root of its density at constant temperature and pressure। then बेटा हमने फिर उसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म करते कराते रीअरेंज करते कराते हमने एक बनाई जो कि जाके बनी थी कि R1 over R2 is equal to D2 अंडर रूट ओवर D1 अंडर रूट, जिसमें हमने फिर डेंसिटीज की जगह मॉलिक्यूलर मासेस पुट किए और वो जो फॉर्म मॉलिक्यूलर मासेस पुट करने से हमारे पास बनी हमने उसी फॉर्म को आगे एक्सपेरिमेंटल तरीके से भी वेरीफाई किया, एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया हमने उसको, डिमॉन्स्ट्रेट किया हमने उसको। देन बेटा हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की कि एमसीक्यूज आमतौर पे इस टॉपिक से किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आते हैं, किस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो सिंपल सा वे बेटा क्या है कि आपने उनके मॉलिक्यूलर मासेस देखने, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा एंड वाइस वर्सा। ठीक है। देन बेटा हमने बात की एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी आ जाती है, लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे भी आ जाती है। इंतहाई छोटी सी और सिंपल सी है जिसमें डाटा भी ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है सारे का सारा तकरीबन, एंड देन आपने बेटा फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपका फाइनल आंसर आ जाना है। लो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।